दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कल अपन ने पढ़ा था गुप्त वंश। गुप्त वंश का अपने पहला वीडियो था कल, इसको अपने गुप्त वंश से शुरू किया था और अपन ने पढ़ा श्रीगुप्त पढ़ लिया, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तक अपन ने कल कर लिया था। आज अपन आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त। कुमारगुप्त और इसका टाइम पीरियड आता है 415 से 455 तक। और इस कुमारगुप्त को एक अन्य नाम भी दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? महेंद्रादित्य। ये किस नाम से प्रिय हुआ था? महेंद्रादित्य। ये थोड़ा नोट कर लेना। या तो इसको कहीं टाइम पीरियड दो तरीके आते हैं, या तो क्या कहते हैं 412 के अंदर बना या 415 के अंदर, इसलिए मैंने ये दोनों लिखा रहा हूं आपको, 415 या 412। ज्यादा सही 415 है। कुमारगुप्त ये प्रिय नाम हुआ था महेंद्रादित्य के नाम से, ये प्रिय नाम था इसका। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक अभिलेख पूछ ले किस शासक के थे, तो ये कुमारगुप्त के थे। मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं जो ओल्ड पेपर के अंदर आ रहे हैं, या उससे रिलेटिव और एक कदम आगे वो चीज अपन को लिखा रहा है, जिसका अपन अच्छी तैयारी हो जाए और शॉर्ट के अंदर अच्छा नोट्स बन जाए। कुमारगुप्त के अंदर इसने सर्वाधिक, कुमारगुप्त के अभिलेख अपन को प्राप्त हुए। अभिलेखों की संख्या कितनी थी? तो 48। अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 48। दो चार अभिलेख में लिखा देता हूं आपको। सबसे पहला है बिसल्द लेख। बिसल्द लेख कहां से प्राप्त हुआ? यूपी के एटा नामक स्थान से अपन को ये बिसल्द लेख प्राप्त हुआ था। ये कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख था और जिसके अंदर अपन 96 गुप्त संवत का उल्लेख मिलता है। और इसी छिन्नवे से अपन को पता चलता है कि ये प्रथम अभिलेख, इसका टाइम पीरियड क्या है। बिसल्द लेख यूपी से अपन को मिला था। कुमारगुप्त ये पहला शासक था जिसके अपन अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए? बांग्लादेश। बांग्लादेश पर आक्रमण करने वाला प्रथम समुद्रगुप्त और दूसरा था और चंद्रगुप्त था। ये दोनों थे बांग्लादेश पर आक्रमण किए थे, लेकिन ये पहला गुप्त शासक है जिसके अभिलेख भी अपन को कहां से मिले थे? बांग्लादेश। उन्होंने तो क्या सिर्फ आक्रमण किया, इसके अभिलेख भी अपन को मिलते हैं कहां से? बांग्लादेश से। और अब बांग्लादेश पर आक्रमण करने वाले कौन थे? दो ही थे गुप्त वंश के, एक तो समुद्रगुप्त, एक चंद्रगुप्त द्वितीय। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुमारगुप्त का मंदोर लेख जिसकी रचना वत्स भट्टी ने करी थी। ये वत्स भट्टी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ इस दरबार का, क्योंकि इसके अंदर जो मंदसौर का लेख उसकी रचना वत्स भट्टी ने करी थी। कई बार हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आ रखा है वत्स भट्टी का। फिर आता है गुप्त काल में सर्वाधिक शांति का समय। शांति का समय कहा जाता है कुमारगुप्त के टाइम को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं कि इसने बहुत ही कम युद्ध लड़े थे, इतने युद्ध नहीं लड़े थे। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी ये दूसरा गुप्त शासक था। दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने वाला, ये लिख लेना, अश्वमेध यज्ञ करने वाला ये दूसरा गुप्त राजा था। हंसांग ने अनुसार नालंदा शिक्षा केंद्र को दान देने वाला भी पहला गुप्त शासक था। जो नालंदा शिक्षा केंद्र है, इसके अंदर दान देने वाला ये पहला गुप्त शासक हुआ। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला ये दूसरा शासक था। ये भी लिखाया, अश्वमेध यज्ञ करने वाला दूसरा गुप्त शासक था। थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। कुमारगुप्त के बाद शासक बना स्कंदगुप्त, जिसका टाइम पीरियड आता है 455 से 467 तक। 455 से 467 तक इसका टाइम पीरियड आता है। और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? कर्मादित्य। किस नाम से आ जाए तो? कर्मादित्य। दोनों लिख लिया करो, कभी कभार काम आ जाए। ये कर्मादित्य के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। स्कंदगुप्त का प्रथम अभिलेख आता है 136 गुप्त संवत, जूनागढ़ का लेख। जूनागढ़ क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है, जूनागढ़ का लेख किसका है? तो स्कंदगुप्त का 136 गुप्त संवत इसके अंदर मिलते हैं। ये लेख है, इसके अंदर विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। तो कौन सा लेख क्वेश्चन आ रखा है? कौन सा लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है? तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख विष्णु की स्तुति से प्राप्त होता है। इस लेख में इसका उल्लेख है कि गुप्त काल की गणना गुप्त संवत से की गई है। अगर अपन तो पता ही नहीं है, इन्होंने कर तो लिख तो दिया गुप्त संवत 136, लेकिन इसने स्कंदगुप्त के अंदर ये भी लिख दिया इसने जूनागढ़ अभिलेख में कि जो मेरे ये गुप्त संवत है
है जिसकी गणना अपने गुप्त संवत से मेरे अभिलेखों की गणना की गई है। स्कंदगुप्त ने नाग वंश का दमन किया था। वह हुणों को भी सौराष्ट्र के अंदर पराजित किया। क्वेश्चन इतना ही आ रखा है, नाग वंश का दमन किस गुप्त शासक ने किया? तो स्कंदगुप्त ने। आगे एक कदम आगे और अपन लिख दिया, हुणों को भी इसने पराजित किया। और कहां पर पराजित किया? सौराष्ट्र के अंदर। सौराष्ट्र गुजरात के अंदर इसने हुणों को पराजित किया। और स्कंदगुप्त ने नाग वंश का भी दमन कर दिया था। फिर आता है अपन स्कंदगुप्त के बाद में बाकी बच्चे वाले जो इंपॉर्टेंट थे स्कंदगुप्त के गुप्त वंश के राजा, वो मैंने आपको बता दिए। फिर अंतिम जो राजा आते हैं जिसके अंदर अपन बात करते हैं, जो अंतिम गुप्त शासक कौन सा शक्तिशाली शासक हुआ था, वो था बुधगुप्त। अंतिम गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा था? बुधगुप्त हुआ। और जिसके अभिलेख भी अपन को कहां से मिले थे? बांग्लादेश से प्राप्त हुए थे। इस गुप्त वंश का देवराज द्वितीय भी कहा गया है। इसको ये थोड़ी उपाधि याद रखना, क्योंकि उपाधि ज्यादा पूछी जाती है आजकल। इस गुप्त वंश का देवराज द्वितीय कहा जाता है। फिर आता है अपने जो गुप्त शासक नरसिंह गुप्त ने हुण आक्रमणकारी के मीर कुल को बंदी बना लिया था। तो मीर कुल को बंदी करने वाला गुप्त राजा था कौन? नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त। और अंतिम गुप्त राजा पूछ ले कौन सा है? तो कुमार गुप्त तृतीय। और ये विष्णु गुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कौन है? कुमार गुप्त तृतीय। और ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? विष्णु गुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर बात करते हैं अपन गुप्त काल के अंदर जो स्थानीय प्रशासन था वो किस तरह नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो इस गुप्त काल के अंदर प्रशासन है, जो भुक्ति है, वो प्रांत को कहा जाता था। प्रांत को गुप्त काल के अंदर क्या कहा जाता है? भुक्ति। थोड़ा यह ध्यान रखना। प्रांतपति इसको कहते हैं उपरिक। और सीमावर्ती क्षेत्र के प्रधान को क्या? गोप्ता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, गोप्ता। सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रधान क्या कहलाता है? गोप्ता। और जिला कहा जाता है विषय को। क्या कहा जाता है? जो जिला है, जिन्हें अभी वर्तमान का बंद जिला होता है, उस तरह इस जिले को पहले कहा जाता था विषय। और तहसील को कहा जाता विधि। तहसील को विधि। और गांवों का जो समूह होता है, अपना वर्तमान कहते हैं पंचायत, उसको कहते थे पेट। गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? पंचायत। उस पंचायत को क्या कहता था? पेट। और मेहतर। मेहतर मतलब ग्राम सभा का सदस्य होता है, उसको कहा जाता था मेहतर। और ग्राम सभा को अष्टकुलाधिकरण व पंचमंडली भी कहा गया है। जो ग्राम सभा है, जो अपन वर्तमान के पंचायत, उस पंचायत को जैसे पंचमंडली, पहले क्या उस पंचायत को पंचमंडली। जो 8 व्यक्तियों के समूह है उसको कहते हैं अष्टकुलाधिकरण। अष्टकुलाधिकरण ये नाम, इसके प्रशासन के नाम मिलते हैं अपन को गुप्त काल के अंदर। गुप्त काल के अंदर मिश्रित जातियों का उदय हुआ था। मिश्रित जातियों का मतलब एक पुरुष है, वो अन्य स्त्री मतलब अन्य वर्ण के स्त्री से साथ वैवाहिक संबंध करें तो उससे क्या मिश्रित जातियां उत्पन्न हो गई। और मिश्रित जातियों की उन पर 1-2 बार क्वेश्चन आ रखा है इसका, तो मैंने इसे सारे मिश्रित जातियां लिखा दी। जैसे ब्राह्मण का पुरुष है और वैश्य स्त्री है, इन दोनों के अगर बीच के अंदर संबंध होगा तो किस जाति का उदय होगा? अंबष्ट। ये क्वेश्चन आ रखा है, अंबष्ट जाति का उदय होगा अगर ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री है। और अगर ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री है तो निषाद, जिसको अपन पार्श्व कहते हैं, पार्श्व निषाद जाति का उत्पन्न होता है। और ये तो है 2 ब्राह्मण के। इसके बाद 2 और है, एक तो क्षत्रिय वैश्य या वैश्य पुरुष, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो क्षत्रिय या वैश्य। इसके साथ में अगर शूद्र स्त्री हो तो उग्र जाति का उत्पन्न होता है। उग्र जाति किससे? क्षत्रिय वैश्य पुरुष और उस स्त्री कौन सी? शूद्र स्त्री, तो उग्र जाति। और शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से, इससे चंडाल जाति का उत्पन्न होता है। और क्वेश्चन इसी का आ रखा है, एक बार क्वेश्चन इसी का आया और एक बार इसका आया। ये 2 क्वेश्चन आ रखा है। दोनों मैंने जो एक्स्ट्रा थे वो भी मैंने आपको लिखा दिए, ताकि कभी क्वेश्चन इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुप्त काल के अंदर जो भूमि कर लेते थे उसको कहते हैं उद्दक कहा जाता था। जो भूमि कर लेते थे उसको क्या कहा जाता था? उद्दक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भूमि के रूप के अंदर जो कर लेते थे उसको उद्दक कहा गया। और गुप्त काल के अंदर जो सोने के सिक्के हैं उसको कहा गया दिनार। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपये, अपन जो अभी वर्तमान कहते हैं रुपया,
तो पहले वो चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था और सोने के सिक्के को दिनार। फिर बात आती है अपन गुप्त काल के साहित्य कौन कौन से। तो गुप्त काल में अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। तो गुप्त काल की भाषा पूछ ले कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत भाषा। अधिकांश कार्य है किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। इस काल के अंदर गुप्त काल को सैन्य युग या क्षत्रिय युग किया गया। शास्त्रीय युग कहते थे इसको, गुप्त काल को क्या कहते हैं, या तो शास्त्रीय युग, क्योंकि अधिकांश शास्त्रों की रचना यहाँ हुई, इसलिए सैन्य युग या शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। कौन कौन से अपन लिख लेते हैं, जैसे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र जो गुप्त काल का है, नारायण पंडित हितोपदेश, नारायण पंडित का कौन सा, हितोष, और वाघ भट्ट का अष्टांग संग्रह, और भट्टी का ग्रंथ कौन सा है, रावण वध। अभी मैंने आपको भट्टी बताया, उसका भट्टी का मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ कौन सा है, रावण वध। ये गुप्त काल के अंदर इसीलिए को शास्त्रीय युग कहा जाता है। रामायण में महाभारत का अंतिम रूप से संकलित माना जाता है गुप्त काल के अंदर। तो ये भी थोड़ा नोट कर लेना, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल के अंदर माना जाता है। तो विष्णु पुराण का पंचतंत्र, नारायण पंडित का हितोपदेश, वाघ भट्ट अष्टांग संग्रह और भट्टी का ग्रंथ है रावण वध, और रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन माना जाता है गुप्त काल के अंदर। इसी गुप्त काल को शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। भारत के अंदर जो मंदिर बने थे वो मंदिर भी गुप्त काल के अंदर माने जाते हैं कि सर्वप्रथम जो मंदिर का निर्माण हुआ वो गुप्त काल के अंदर ही माना जाता है। इसके अंदर अपन को कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये माना जाता है। क्वेश्चन भी अभी तक आया नहीं है इसके अंदर कि भारत के अंदर मंदिरों का प्रमाण किस काल के अंदर, ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, लेकिन ये माना जाता है कि गुप्त काल के अंदर सर्वाधिक मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर आती है गुप्त काल की कला कौन कौन सी है। मैंने आपको सारे लिखूंगा, कला चित्रकला सारे, ताकि अपन को ये पूरा फैक्ट चीज मालूम हो जाए। कला के अंदर बात करें तो भारत के अंदर जो मंदिर निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल के अंदर ही माना जाता है। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के अंदर माना जाता है। और गुप्त काल का प्रथम मंदिर पंचायत शैली का देवगढ़ 10 अवतार मंदिर, जो कहां पर है, यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल का प्रथम मंदिर कौन सा है, तो पंचायत शैली के अंदर बना था प्रथम मंदिर। और कौन सा, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ है, यूपी के अंदर है। और अन्य मंदिर भी आपको मैं लिखा देता हूँ, एक दो, जैसे सांची का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। और कोटा दरा, कोटा का अपन जो कोटा झालावाड़ है वो राजस्थान का, उसके अंदर जो एक दरा मंदिर बना हुआ है, दरा अभ्यारण्य में कहते हैं अपन को, वो राजस्थान के अंदर है। ये गुप्त काल की देन है, ये गुप्त काल की देन है। गुप्त काल के अंदर बहुत मंदिरों का निर्माण भी हुआ था, और इसीलिए मंदिर निर्माण का गुप्त काल के अंदर ही माना जाता है। और प्रथम गुप्त काल मंदिर होता है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर यूपी के अंदर, और दूसरा सांची, और तीसरा अपना राजस्थान से संबंधित है कोटा का दरा। कोटा दरा कहाँ है, राजस्थान के अंदर, जो दरा अभ्यारण्य कहते हैं वही दरा, उसी के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, उसको गुप्त काल की देन मानी जाती है। फिर आती है बात अपन गुप्त काल के अंदर विज्ञान की बात। विज्ञान के अंदर महान गणितज्ञ हुए थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। वो आर्यभट्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। आर्यभट्ट किसके समकालीन माने जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम माना जाता है। आर्यभट्ट ने पाई का मान का निर्धारण किया था। पाई का मान का निर्धारण किसने किया था, आर्यभट्ट ने, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम माना जाता है। आर्यभट्ट ने न्यूटन का जो सिद्धांत दिया था उसकी पूर्व कल्पना की थी, सिर्फ उसने पूर्व कल्पना दी और न्यूटन के सिद्धांत की। और आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र में अध्ययन किया था। आर्यभट्ट अध्ययन केंद्र पूछ रखा, आर्यभट्ट ने किस विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन किया था, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आ रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ये भारत के अंदर जो भी एग्जाम हुए थे उसके अंदर जो क्वेश्चन आए, मैंने उनको ही आधार बना के ये अपन को मटेरियल तैयार किया गया। तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर गुफाएं, जो गुफा है गुप्त काल के अंदर, एलोरा की गुफा है, इनसे संबंधित है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कई चित्रकला भी हुई थी, अजंता की चित्रकला, वो भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अपन को ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को शेयर करो, लाइक करना ना भूलना। तो अपना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।